हेलो दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे सारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिससे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको सारे 10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो हम लोग ने उस चैप्टर में पढ़ा था कि हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का डेवलपमेंट हमारे इंडिया में कैसे हुआ। देखो यहाँ पे दिया 2.1 में पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, और 2.2 में पढ़ेंगे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। तो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स का मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया चैप्टर नंबर 1 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है एक सोचने का नज़रिया। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वी हैव लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट चैप्टर। देखो यहाँ पे भी वही दिया, इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया। हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी का नेचर कैसा था। इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड माइथोलॉजिकल लोर, also memories of social transitions were preserved with the help of oral recitals। तो एंशिएंट पीरियड में हमारे एंसेस्टर्स की वीर कथाएं, माइथोलॉजिकल लोर मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरीज, और मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस, ये सब कैसे प्रिजर्व की जाती थी? ओरल रिसाइटल्स, मतलब ये सब हमारी कही गई, किसी के द्वारा कही गई, या किसी इम्पोर्टेंट इंसान ने अगर कुछ ऐसा कहा है तो उसकी बातों पर सब यकीन करके उस पर यकीन करके उसको सच मानते थे और उससे ही अपनी हिस्ट्री समझते थे। और उस ज़माने में तो आपको पता ही है कि ह्यूमंस का कनेक्शन डिवाइन फिनोमिनास के साथ, मतलब हमारे गॉड के साथ ह्यूमन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता था वो ज़माने में। तो लेकिन आज तो हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इसकी बिल्कुल उल्टी हो गई है। चलो ये पैराग्राफ 2 स्टार्ट करते। द इंस्क्रिप्शन ऑन हरप्पन सील्स, Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BCE। तो हमारे जो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो डॉक्यूमेंट होता है, समझ लो कोई पत्थर या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कुछ लिखा रहे, उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन, आपने शायद सुना रहेगा हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ये कहाँ पाई गई थी? हमारे इंडिया में। तो ये बताता है कि हमने आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब हमने लिखने में महारत हासिल कर ली थी एज अर्ली एज 3rd मिलेनियम BCE। मतलब हमने करीब 5000 साल पहले ही ये जो लिखने की महारत हासिल कर ली थी। However, that Harappan script is not yet successfully deciphered। मतलब अभी तक हम अपनी हरप्पन स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाए, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, उनके जो सोशल ट्रेडिशन है, वो कैसे रहते थे, वो सब हमें अभी नहीं पता है। तो हमें ये ढेर सारी स्टडीज़ करके ये मालूम करना पड़ेगा, और अभी भी इसके ऊपर काम चलते ही जा रहा है। और हमें समय पर रहते रहते हमें नई नई हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें इन एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिलती है, जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन, इन हरप्पन सिविलाइजेशंस और इनके जैसी और भी एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिलती है, वो हमें उस टाइम के ह्यूमन नेचर्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेने में मदद करती है। तो इसीलिए ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की स्टडी कैरी आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया द अर्लीस्ट नोन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स तो एक हिस्ट्री का सोर्स है, हमें पता है हिस्ट्री के 3 सोर्स होते हैं। पहला है ओरल सोर्स, फिर सेकंड है हमारा रिटर्न सोर्स, और थर्ड है हमारे मटेरियल सोर्स। तो इसमें से ये है थर्ड वाला हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है,
सेकेंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये जो हमारे इंडिया में जो अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया में फाउंड हुए थे। मतलब हमारे इंडिया के अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में मिले थे। इंस्क्रिप्शंस तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई भी लिखावट रहे। तो ये कहाँ मिला था? आर डेटेड टू 3rd century BCE, दैट इज़ द एम्परर अशोका मौर्यस टाइम्स। तो आपने तो एम्परर अशोका के बारे में सुना ही रहेगा, द ग्रेट एम्परर अशोका, ये मौर्यन टाइम के किंग थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने किंग थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के। 3rd century BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट के 300, मतलब ये थे 300 BC में एम्परर अशोका किंग थे। तो अगर हम आज के हिसाब से देखें तो हम 2022 में हैं, तो करीब 2300 साल पहले हमें अपने इंडिया के अर्लीस्ट नोन डॉक्यूमेंट्स की डेट मिली। हिज एडिक्स मतलब एम्परर अशोका के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्क्राइब मतलब लिखी गई है नेचुरल रॉक्स के ऊपर और स्टोन पिलर्स के ऊपर। तो उनके फोर्ट्स को और जो भी उनके सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स है हमें वो पढ़ के उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है, मैं पहले आपको ये पढ़ा देता हूँ एग्जांपल यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें ढेर सारे सिंबल्स दिख रहे हैं। ये वो टाइम की लैंग्वेज है जो 2000 साल पहले बोली जाती थी मॉडर्न पीरियड में। और यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी अभी हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागौरा इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो कॉपर प्लेट है ये हमें सोहागौरा में मिला था, जो कि लोकेटेड है गोरखपुर, और गोरखपुर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश, जो कि एक स्टेट है। इट इज़ सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। तो ये एम्परर अशोका के डायनेस्टी के टाइम का है। तो अभी तो है नहीं कि मौर्यन पीरियड में एम्परर अशोका अकेले किंग थे, उनके जैसे और भी बहुत सारे किंग थे मौर्यन पीरियड में। तो ये उन्हीं में से किसी एक किंग के टाइम का है, तो इसीलिए हमने बोला ये मौर्यन पीरियड का है। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज़ इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्रह्मी एक तरह की लैंग्वेज है, एंशियंट लैंग्वेज है ये। द सिम्बल्स नोन एज ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन। तो अगर आप ऊपर देखो तो आपको एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इस कॉपर प्लेट पर। एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अपीयर ऑन पंच मार्क कॉइन्स। तो ये ऐसा, ये जो है ट्री इन रेलिंग और माउंटेन का जो सिंबल है ये हमें पंच मार्क कॉइन्स के ऊपर भी देखने मिला था उस टाइम के। नो अनदर सिंबल विच लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रेनरी। तो मैं पहले आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इरेक्टेड 4 पिलर्स के ऊपर, ये ग्रेनरी है। तो ग्रेनरी क्या होता है? एक जगह होती है जहाँ पे हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। तो इस जगह पे हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। और ग्रेन्स क्यों स्टोर करते हैं? ताकि अगर इन केस कभी कोई टाइम पे ऐसा हो गया कि बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं हुई तो क्या होता है, हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग भूखे नहीं रहे, इसके लिए हम ग्रेनरी में ढेर सारे ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो हम उसे ग्रेन में स्टोर कर देते हैं, और जब कभी अगर फ्यूचर में प्रोडक्शन कम रहा तो हम उस ग्रेनरी को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ बहुत हज़ारों साल पहले, करीब 2000 साल पहले मौर्यन पीरियड में किया जाता था कि इज सपोज टू बी एन इंडिकेटिव ऑफ ग्रेनरी। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट द ग्रेन स्टोर्ड इन ग्रेनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली। तो यहाँ पे वही है, एक रॉयल ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि इस ग्रेनरी में जो भी ग्रेन्स स्टोर्ड है इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और केयरफुल वे में सारी नॉर्मल जनता को दी जानी चाहिए। और कभी दी जानी चाहिए जब फेमाइन आए। फेमाइन मतलब कि इस टाइम पे बारिश नहीं होती है और क्रॉप के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे भुखमरी सबको फेस करनी पड़ती है। तो इसी को टैकल करने के लिए मौर्यन किंग ने, जो भी उस टाइम के मौर्यन किंग थे, उन्होंने ग्रेनरी इस कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन किया। इट इज़ सपोज टू बी अ सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशन टेकन इन द टाइम्स ऑफ फेमाइन। तो यहाँ पे वही दिया है कि फेमाइन के टाइम पे ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, ताकि उस किंग की जो जनता है वो फेमाइन के टाइम भूखी नहीं रहे, इसलिए उसने ग्रेनरी
के अंदर ग्रेन स्टोर करने का ऑर्डर दिया था, और ये भी ऑर्डर दिया था कि जब भी ऐसा टाइम आए तो इस ग्रेनरी के जो भी ग्रेन्स है उसको केयरफुली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वली, कि ऐसा नहीं कि किसी को भी कम ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ये होना चाहिए। तो देखो ये हमारे कितने हमारे ये 3rd सेंचुरी BCE, तो ये टाइम पे हमारे इंडियन किंग्स का ऐसा दिमाग था। तो देखो अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को देखने जाते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और हमें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें देखने मिलेगी, तो इसीलिए इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं, फ्रॉम 1st सेंचुरी CE द इंस्क्रिप्शन बिगेन टू अकर ऑन कॉइन्स, मेटल इमेजेस, स्कल्पचर्स एंड ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स। तो 1st सेंचुरी CE मतलब कि अभी तो हम 21st सेंचुरी में, मतलब करीब 2000 साल पहले हमें ये देखने मिला था कि इंस्क्रिप्शंस जो थे वो सिर्फ पत्थर को छोड़कर कॉइन्स पर, मेटल इमेजेस, स्कल्पचर्स और कॉपर प्लेट्स पे भी हम लोग को देखने मिले जो कि इंडिया में थे। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फेमाइंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी हमें वो टाइम के कॉइन्स, मेटल इमेजेस, स्कल्पचर्स, कॉपर प्लेट्स मिले थे वो हमें उस टाइम की इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बताते थे। तो मतलब क्या किंग्स, उस टाइम के किंग्स ही, क्योंकि हो सकता है उन कॉइन्स के ऊपर किंग्स की इमेजेस बनी रहे, या फिर और भी जो मेटल इमेजेस हैं उनके बैटल जो उन्होंने लड़े थे उस बैटल की इमेजेस बनी रहे, तो ऐसे हमें इससे किंग्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और डायनेस्टिक जीनियोलॉजी मतलब डायनेस्टी मतलब होता है विरासत, एक ऐसी फैमिली जिसकी विरासत में है कंट्रीज़ पर रूल करना। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने तो सुना रहेगा कि कोई भी एक फैमिली के समझ लो विरासत में है बिज़नेस करना, तो वो उसके बेटे, उसके बेटे के बेटे और आगे की पूरी जनरेशन वो बिज़नेस को संभालते जाएगी। तो इसी में इसमें वैसा ही है, डायनेस्टी मतलब उसके आगे की जो जनरेशन है वो कंट्रीज़ पर रूल करते जाएगी। तो एग्जांपल अगर दूँ मैं, तो मुग़ल एम्पायर का एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले बाबर, अगर हम देखने जाए तो जो है मुग़ल एम्पायर के फाउंडर बाबर, तो सबसे पहले बाबर हमें पता है कि मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे। फिर उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी इंडिया पर राज किया था। फिर उनके बाद एम्परर अकबर, अकबर ने राज किया। फिर अकबर के बाद और भी ज़्यादा किंग्स आते गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक फैमिली में डायनेस्टी दिख रही है कि इसकी फैमिली में जो भी है सब के सब पूरे के पूरे इंडिया पे राज करते गए थे। तो अभी लास्ट मुग़ल एम्पायर कौन थे? औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे इनकी डायनेस्टी, मुग़ल्स की डायनेस्टी इधर ख़त्म हो गई। तो बाबर से स्टार्ट हुई थी डायनेस्टी और औरंगज़ेब पर ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्जांपल से समझा रहेगा कि डायनेस्टी क्या होती है। और टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब उनकी टेरिटरीज कहाँ तक फैली हुई थी। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वो किंग का रूल करने का तरीका क्या था। वेरियस एम्पायर्स मतलब उन एम्पायर में रूल करने का तरीका कैसा था। एंड किंगडम्स एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फेमाइन, इसके बारे में भी हमें उस टाइम पे मालूम पड़ता था इन इंस्क्रिप्शंस की वजह से। तो चलो देखते हैं आगे क्या दिया है। द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण, महाभारता, पुराणास, जैन्स एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल accounts by Indian authors and also travelogues by foreign travelers are important sources of history। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो जो हमारे उस ज़माने के माइथोलॉजीज थे, जो रामायण है, महाभारत, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये हमें उस टाइम के सोशल थिंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते कि उस टाइम पे सभी लोगों का सोचने का नज़रिया क्या था, वो कैसे सोचते थे, ये सब हमें इनकी जानकारी मिलती है इन माइथोलॉजीज़ को पढ़ के, एंशिएंट माइथोलॉजीज़ को पढ़ के। और जो ट्रू अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ऑल्सो ट्रैवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलॉग्स क्या होती है कि पहले के ज़माने में ऐसे कोई कोई लोग रहते थे जो अपनी कंट्री को छोड़ के हर एक कंट्री में वो अपना ट्रैवल करते थे। और ट्रैवल किस लिए करते थे? ताकि उन्हें नई नई चीज़ों को देखने मिले। जैसे अगर हम देखें तो मार्को पोलो, ये एक बहुत बड़े ट्रैवलर थे।
फिर इब्न बतूता, ये भी बहुत बड़े ट्रैवलर थे। इनकी जो बुक्स है, इन्होंने ना, ये लोग जहाँ पे भी जाते थे तो उसके बारे में ये एक बुक में इंफॉर्मेशन लिखते थे। एक बुक में इन्होंने जो भी ऑब्ज़र्व किया, जो भी इन्होंने आम जनता के बारे में पढ़ा, वहाँ के प्लांट की लाइफ कैसे है, एनिमल लाइफ कैसे है, वहाँ के किंग्स का वो राज कैसा चल रहा है, वो जनता कैसी है उस राज्य में, तो वो ऐसे ही वहाँ पे एक बुक बनाते थे। वो अपनी एक बुक में अपने सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करते थे, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रैवलॉग्स। तो ये ट्रैवलॉग्स हमें इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस ज़माने में, पहले के ज़माने में इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। तो उन्हीं ट्रैवलॉग्स की वजह से हमें इंडिया के बारे में, एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए ये हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ ये पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अभी एक पेज लेना है और मेरे साथ आपको एक नोट बनाना है। तो आप एक पेज लो, मुझे लगता है आपकी टेक्स्ट बुक का एक पेज रहेगा, आप उसको ऐसे ऐसे ले लो और यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लो। फर्स्ट कॉलम में आप लिखो यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको ये आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे हिस्टोरियन के नाम देखने मिलेंगे, उनकी बुक्स के नाम देखने मिलेंगे और उनमें क्या क्या लिखा है ये भी देखने मिलेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, इसके लिए मैं आपसे ये ऐसे लिखवा रहा हूँ ताकि आपको टेबुलर फॉर्म में अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ हिस्टोरियन, यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ बुक। ये जो हिस्टोरियन, यहाँ पे तो पहले आपको लिखना है नेम ऑफ हिस्टोरियन, फिर उस हिस्टोरियन की जो बुक है वो आपको लिखनी है यहाँ पे, और इसमें लास्ट में लिखना है इंफॉर्मेशन इन बुक। तो ऐसे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं और तीनों में आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और यहाँ पे आप लिखते जाओगे फर्स्ट बुक, फर्स्ट हिस्टोरियन का नाम, उसकी बुक और उस बुक में क्या दिया हुआ है। अगर कुछ दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में कि इस बुक में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी तो वो लिखेंगे, अगर नहीं लिखी है तो सिंपली हम लोग एक डैश मार देंगे। फिर सेकेंड बुक, ऐसे हमें ढेर सारी बुक्स मिलेगी, हमें उसको ऐसे नोट करते आना है। तो इससे क्या होगा, हमारा लर्न करना ईजी हो जाएगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो चलो, क्या मुझे लगता है आपने ड्रॉ कर लिया रहेगा ऐसे 3 कॉलम्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, राइटिंग बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टीज हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे किंग्स का रूल हुआ है, तो उन किंग्स के रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी स्टडी कैरी आउट करने के लिए हमें उस ज़माने की किंग्स की बायोग्राफीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी एक बुक्स होती है, एक जो कि एक पर्टिकुलर किंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें देती है। और डायनेस्टी का मैंने आपको मतलब बताया, ऐसी फैमिली जिनकी विरासत में है कंट्रीज़ पर राज करना, तो उनकी हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं डायनेस्टिक हिस्ट्री। मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें बुक मिली है हर्षचरित। तो आपको सबसे पहला आपको फर्स्ट लिखना है यहाँ पे। तो अभी हमें बुक का नाम पता चला, हर्षचरित, रिटन इन 17th सेंचुरी CE बाय बाणभट्टा इस किंग हर्षास बायोग्राफी। तो ये इस बुक हर्षचरित को लिखा था बाणभट्टा ने, और ये है बायोग्राफी किंग हर्षा की। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में आपको नेम ऑफ हिस्टोरियन लिखना है, हिस्टोरियन थे हमारे बाणभट्टा, नेम ऑफ हिस्टोरियन में आपको बाणभट्टा लिखना है। फिर नेम ऑफ बुक में आपको हर्षचरित्र लिखना है, और इन्फॉर्मेशन इन बुक की जगह आप लिख सकते हो बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बुक। ऐसे ही मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको नोट करते आना है। इट पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम। तो देखो, ये हमें एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है उस किंग के रूल के बारे में, उसकी वजह, उसके रूल्स में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जनता कैसे थी, क्या वो खुश थी वो टाइम पे कि नहीं, उस ज़माने की इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन भी हमें मालूम पड़ते हैं इन्हीं बायोग्राफीज़ को पढ़ के। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी क्या दिया है, हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। तो अभी हमने हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड पढ़ा, अभी हम मेडिवल पीरियड में आ रहे हैं। स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी। तो ये हमें मिली सेकेंड बुक, जिसका नाम है राज तरंगिनी। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन 17th सेंचुरी इज़ क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो
राज तरंगिनी, इस बुक में 12th सेंचुरी कश्मीर के इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये क्या है, ये उस ज़माने के राजा महाराजाओं के इंफॉर्मेशन है। और सिर्फ वही नहीं, इन्होंने क्या, इनका राइटिंग, हिस्ट्री राइटिंग का तरीका इतना अच्छा था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है हमारे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, क्योंकि इन्होंने सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में नहीं लिखा। तो हम लोग पिछले चैप्टर में तो पढ़ा है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, हर एक चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस text after critically examining various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition। तो यहाँ पे कल्हाना खुद बोलते हैं कि इन्होंने क्रिटिकली, एक क्रिटिकल वे में ढेर सारे सोर्सेज का एनालिसिस किया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली और तब जाके इन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी। ऐसे इन्होंने आग से देखकर हिस्ट्री नहीं लिखी, इन्होंने हर एक चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस किया और एक डिटेल स्टडी कैरी आउट करके इन्होंने कश्मीर के हर एक एस्पेक्ट जितना हो सकता था इन्होंने अपनी इस बुक राज तरंगिनी में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि इन्होंने सिर्फ राजा महाराजाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इन्होंने आम जनता, सोशल ट्रेडिशंस, इन सबको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे आपको आपने जो कॉलम बनाया था उसमें आपको लिखना है सेकंड, नेम ऑफ ऑथर है तो हमें लिखना है कल्हाना, कल्हाना नेम ऑफ ऑथर, और नेम ऑफ बुक में हमें लिखना है राज तरंगिनी। और इन्फॉर्मेशन इन बुक में आपको लिखना है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ऑफ 12th सेंचुरी, ये आपको लिखना है। चलो अभी सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। इन द मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस ऑफ कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। तो मेडिवल पीरियड में हमें पता है कि मुगल्स का इन्वेजन हुआ था, तो वो टाइम में जो मुस्लिम रूलर्स थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए अरबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से। तो इन्हीं मुस्लिम रूलर्स में एक थे ज़िया उद्दीन बरनी, ये एक हिस्टोरियन थे। तो ये मिले हमें थर्ड हिस्टोरियन। तो आपको अपने कॉलम में थर्ड लिखना है और लिखना है नेम ऑफ हिस्टोरियन की जगह आपको लिखना है ज़िया उद्दीन बरनी। होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट टाइटल, होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन तारिक ई फिरोज़ शाही। तो देखो ये नाम आपको अच्छे से याद करना है, ये थी उनकी बुक ज़िया उद्दीन बरनी। फिर आपको नेम ऑफ बुक में लिखना है तारिक ई फिरोज़ शाही। अच्छे से एक बार देख लो, तारिक ई फिरोज़ शाही, ये आपको अच्छे से सारे नाम याद रहने चाहिए, इसके लिए मैं आपको ऐसे कॉलम्स बनवा रहा हूँ। ये क्या है, अ बुक रिटन बाय हिम, तो ये थी इनकी बुक। ही हैज स्टेटेड दैट द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, तो इन्होंने मेन हिस्टोरियोग्राफी का पर्पस क्या आता है ये हमें बताया इस बुक के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू हिम a historian's duty is not only limited only to recording of rulers' valor, policies and welfare, but he should also write about the rulers' failing and incorrect policies। तो इनका क्या कहना है, अगर कोई भी हिस्टोरियन एक पर्टिकुलर राजा के बारे में उसकी बायोग्राफी लिख रहा है या उसके हिस्ट्री के बारे में लिख रहा है, तो उसे हमेशा राजा के साइड नहीं रहना चाहिए कि उसकी वेलफेयर पॉलिसीज़, उसने जनता के लिए क्या क्या अच्छे काम किए, उसकी वीर कथाएँ, उसने कैसे कैसे सभी जनताओं को फ्रीडम दिलाई, उन्हें अच्छे से रहने के लिए सिक्योरिटी दी। सिर्फ ये सब हमें नहीं इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि ऐसा तो कोई राजा है नहीं कि जिसने बिना बैटल्स फॉट किए ढेर सारे किंगडम्स को अपने अंदर लिया, हमेशा उसने सारी जनता को एकदम अच्छे से रखा, उसकी हर एक पॉलिसी बिना जनता से पूछे जो भी वो पास करता था वो हमेशा जनता को फ़ायदा करती थी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। पर जो वो ज़माने के हिस्टोरियंस थे वो ऐसा ही करते थे, सिर्फ उनके वेलर के बारे में लिखते थे और उनकी जो पॉलिसीज़ जनता के लिए फेवरेबल थी उनके बारे में लिखते थे, और वो इसको इंक्लूड नहीं करते थे वो कौन सी चीज़ में फ़ेल हुआ और जो उसकी पॉलिसीज़ करेक्ट नहीं थी। पर ज़ियाउद्दीन बरनी ने बोला कि हमें ये सब भी इंक्लूड करना चाहिए, तभी हमारी हिस्ट्री अच्छी रहेगी, क्योंकि यही हिस्ट्री हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी यही हिस्ट्री पढ़ने वाली है, तो उन्हें हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया आगे,
Barani further says that a historian should also take consideration the impact of teaching of the wise, learned and the saints. तो अगर हम देखिए तो वो ज़माने के हम रिलीजियस लीडर्स को देखें तो जैसे कि वो ज़माने में होते थे और आज भी होते हैं कि हम देखेंगे तो मौलानाज रहते हैं, फिर हमें प्रीस्ट मिलते हैं, फिर हमें सेंट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं। तो इनके द्वारा जो टीचिंग दी गई, इनको तो वो टाइम पे मेडिवल पीरियड में इनकी टीचिंग्स को सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे, क्योंकि उस ज़माने में सबका भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता था। तो इनके जो टीचिंग्स थे, इनसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था। तो इसी इम्पैक्ट को एक हिस्टोरियन को इंक्लूड करना चाहिए अपनी हिस्ट्री में, अपनी हिस्टोरिकल राइटिंग्स में, ताकि हमें पता चले कि उस ज़माने की साइकोलॉजी क्या थी और उस ज़माने के लोग कैसी कैसी बातों पर विश्वास करते थे। यहाँ पे आगे दिया है फॉर हिस्टोरियंस इन मुगल कोर्ट प्रेसिंग द एम्परस एंड एग्जीबिशन लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। तो मुग़ल कोर्ट में जो भी हिस्टोरियन थे वो खाली एम्परर को प्रेस करने में और अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में ही हमेशा रहते थे, कि मतलब वो तो वही करते थे जो इन्होंने ज़ियाउद्दीन बरनी ने जो मना किया था वो यही करते थे, कि उसके फेलियर्स को इंक्लूड नहीं करना है, जो भी उसने अच्छे काम किए सिर्फ वही करना है, उसको ग्लोरीफाई करना है, वो सिर्फ यही करते थे। तो आगे क्या दिया है, द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो उन्हीं हिस्टोरिकल राइटिंग्स में जो पोएटिक कोट्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए गए थे इन हिस्टोरियंस के द्वारा, जो कि मुग़ल कोर्ट में थे। यहाँ पे आगे दिया हुआ है बाबर। बाबर कौन थे? फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। रोट एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपने बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन खुद से लिखता है, उस बुक को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर उस इंसान के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी और ने लिखा है एक बुक में, तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोग्राफी। तो ये बाबर ने खुद लिखी थी, इसलिए हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। एंटाइटल तुजुकी बाबरी। तो देखो हमारी टोटल शायद से 3 बुक्स हो चुकी है, ये हमारी 4th बुक। 4th हिस्टोरियन का नाम है बाबर। वैसे कोई हिस्टोरियन नहीं थे, पर ये इनकी बुक है, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा बाबर, और बाबर की बुक का नाम है तुजुकी बाबरी। तो अभी हम देखेंगे कि हमें क्या लिखना है इन्फॉर्मेशन इन द बुक के कॉलम में। तो तुजुकी बाबरी, इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स फॉट बाय बाबर। ऑल्सो ही रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन्स एंड सिटीज़ ट्रैवल बाय हिम, इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड द फ्लोरा। तो यहाँ पे इसने बाबर ने क्या क्या इंक्लूड किया था इस बुक के अंदर? तो उसने इंक्लूड किया था डिस्क्रिप्शन, मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस बैटल फॉट बाय हिम। तो उसने जो भी बैटल्स फॉट किए थे उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसने इन बुक्स के में लिखा था। ऑल्सो ही रिकॉर्डेड इज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। तो इसने बारीकी से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, वेरियस रीजन्स को ऑब्जर्व किया जहाँ जहाँ यह जाता था, क्योंकि बाबर तो एक किंग है, तो किंग को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता है। तो इस बाबर ने वेरियस रीजन्स में ट्रैवल किया, सिटीज़ में ट्रैवल किया, तो वो हमेशा उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था और उन्हें अपनी बुक तुजुकी बाबरी में लिखते जाता था। और फिर फ्लोरा। फ्लोरा मतलब उस ज़माने की प्लांट लाइफ के बारे में भी बाबर ने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि बाबर के टाइम पे इंडिया के वेरियस पार्ट्स की हिस्ट्री क्या थी, वो भी हमें तुजुकी बाबरी से मालूम पड़ती है। तो हमारा ये पैराग्राफ हो गया। अभी इसके नीचे वाला पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस का नाम है, उनकी बुक्स का नाम है, ये हमें अच्छे से टैबुलर फॉर्म में लिख के याद करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया अल बेरूनी। ये है हमारे 5th हिस्टोरियन अल बेरूनी। रोट इन अरबिक। इन्होंने लिखा था उस बुक को अरबिक लैंग्वेज में, जो भी इनकी बुक है इन्होंने इसको अरबिक लैंग्वेज में लिखा था। अबाउट इंडियन नॉलेज, हमारे इंडिया की जो नॉलेज थी और सोशल लाइफ, इसके बारे में इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था। इन द फॉलोइंग पीरियड मैनी बुक्स अबाउट इंडिया वर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स। तो इसी पीरियड में मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स इंडिया में आए और उन्होंने
इंडिया को ऑब्जर्व करके अपने ट्रैवलॉग्स में इंडिया के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। तो ये वही फॉरेन स्कॉलर्स है। तो देखो अल बेरूनी, हमें अल बेरूनी की बुक का नाम नहीं दिया है, तो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे नेम ऑफ हिस्टोरियन, और बुक के नाम पे हम सिर्फ सीधा डैश मार देंगे, और वो इंफॉर्मेशन रिटर्न इन द बुक के हम लोग लिखेंगे इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ इन अरबिक लैंग्वेज। थर्ड कॉलम में हम ये लिखेंगे। तो यहाँ से ढेर सारे हिस्टोरियंस का नाम स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट है यहाँ पे सिक्स्थ हिस्टोरियन है हमारे हसन निज़ामी तजुल मासिर। तो यहाँ पे आपको 6 डालना है और लिखना है हसन निज़ामी। नेम ऑफ बुक में आपको लिखना है तजुल मासिर, ये आपको लिखना है, और इन्फॉर्मेशन इन द बुक में आपको डैश मारना है। ठीक है, मिनज ए सिराज तबाकती नासरी, तो आपको 7 लिखना है, उसमें नेम ऑफ हिस्टोरियन में लिखना है मिनज ए सिराज, नेम ऑफ बुक में लिखना है तबाकती नासरी। क्या लिखना है? तबाकती नासरी। इन्फॉर्मेशन इन द बुक में आपको डैश मारना है सीधे। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी हमें दिया है वेरियस वर्क्स बाय आमिर खुसरो। तो यहाँ पे आगे क्या दिया है? तुजुक-ई-तिमूरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूरी लंग हु वाज ऑल्सो नोन एज आमिर तिमूर। तो 8th में आपको लिखना है आमिर तिमूर, नेम ऑफ हिस्टोरियन, और ये एक किंग थे जिसने इंडिया को इन्वेड किया था, और इनकी बुक में हम लोग को लिखना है तुजुकी तिमूरी। और अगर इन्फॉर्मेशन हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ आमिर तिमूर। फिर लास्ट बुक है 9th में आपको लिखना है याया बिन अहमद सिरिंधी, ये था हिस्टोरियन का नाम, और उन हिस्टोरियन की बुक थी तारिकी मुबारक शाही। तो यहाँ पे अगर आगे और भी ज़्यादा बुक्स और हिस्टोरियंस आएंगे हम उस कॉलम में और भी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने तो आपको बताया कि ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इंडिया के उस ज़माने की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। अमंग देम आर इब्न बतूता, अबुल रज़क, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बरबोसा एंड डोमिंगोस पीस। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि ये थे हमारे इंटरनेशनल फॉरेन ट्रैवलर्स। इब्न बतूता, इसके बारे में, इब्न बतूता एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड ट्रैवलर थे। अगर मैं आपको इनकी एक स्टोरी बताऊँ तो इन्होंने रिजॉल्व किया था कि मैं कभी भी, समझ लो इन्हें एक रास्ते में एक जगह पर पहुंचना है, एक डेस्टिनेशन पर, तो इन्होंने कहा था मैं कभी भी 2 जगह पर सेम रास्ते से नहीं जाऊंगा। तो समझ लो इन्होंने ये रूट को फॉलो करके ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, तो अगर दूसरी बार भी इन्हें उधर जाना है तो ये एक अलग रूट से जाएंगे, ताकि इन्हें और भी ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें देखने को मिले और इनकी इन्फॉर्मेशन और बढ़े। तो इन्हें भी हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर्स इन हिस्ट्री बोलते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि इन्हें घर से निकल के एक जगह पर जाना है तो ये एक रूट फॉलो करेंगे, तो अभी दूसरी जगह से जाना है तो कहीं और से दरवाजे से निकले फिर खिड़की से चढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं। इन्हें अगर कोई दूर वाली जगह पे जाना है तभी वो ऐसा करेंगे। नहीं तो आप सोचोगे कि हर जगह अलग अलग जाएगा, तो पहले दरवाजे से जाएगा, फिर खिड़की से जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा, ऐसा नहीं। इन्हें अगर दूर जगह पे जाना है तभी ये 2 अलग रूट को फॉलो करेंगे, क्या हो सकता है 2 से ज़्यादा भी। तो इन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अबुल रज़क, मार्को पोलो को भी आपने देखा रहेगा, मार्को पोलो का तो नाम भी हमें बसेस पर दिखता है, आपने कभी देखा रहेगा मार्को पोलो। तो ये थे बहुत, ये भी हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर थे। निकोलो कॉन्टी, बरबोसा, डोमिंगोस पीस, अब इनका नाम डोमिनोस पिज़्ज़ा के नाम से भी याद रख सकते हो। ऐसे अगर निमोनिक्स आपको इनमें भी दिख रहे हैं तो आप इनको भी वैसे याद कर सकते हो, इन सारे हिस्टोरियंस को। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विद हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। तो इनके जो अकाउंट्स, मतलब इनकी जो बुक में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनसे हमें मेडिवल इंडिया की हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन स्टडी करने में मदद मिलती है। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स। तो यहाँ से हमारे दूसरे हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खफी खान एंड निकोलाउ मनुकी वर अमंग द हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब्स टाइम। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेशनल फॉरेन ट्रैवलर्स अगर हमें पूछे गए तो हम इनके नाम लिखेंगे, और अगर हमसे पूछा गया कि औरंगजेब्स टाइम, हिस्टोरियन ऑफ द औरंगजेब्स टाइम, तो हमें इनका नाम लिखना है, ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खफी खान एंड निकोलाउ मनुकी।
तो इनके भी जो अकाउंट्स है ये हमें मुग़ल हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी क्या दिया है, अबुल फजल्स अकबरनामा। तो ये हमारे 10th हिस्टोरियन, ये हिस्टोरियन नहीं है तो भी हमें इनके बारे में लिखना पड़ेगा। ये हमारे 10th ऑथर जिनका नाम है अबुल फजल और इनकी बुक का नाम था अकबरनामा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। तो ये क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। हिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as डिवाइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक। तो इन्होंने जो क्रिटिकल वे में इन्होंने हर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया, उनको स्क्रूटिनाइज किया, मतलब उनको अच्छे से उनकी ऑथेंटिसिटी को देखा, फिर उनके बारे में एक अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी जब कैरी आउट की, तो इनका हमें दिखता है कि इन्होंने कोई भी बायसनेस मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं की थी हिस्टोरिकल राइटिंग में। तो इनकी जो अकबरनामा है इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इनका नाम था अबुल फजल, इन ऑथर का नाम, इनकी बुक थी अकबरनामा। और अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पूछ दी तो हमें लिखना है कि इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल वे में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया और विदाउट एनी बायस इन्होंने हिस्ट्री लिखी, तो इसीलिए ये हमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। तो मुझे लगता है अभी हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट का बचा हुआ पार्ट हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। तो तब तक जैसे कि मैंने आपको वो नोट्स दिए हैं बना के, आपको अगर चाहिए तो आप इनमें और भी चीज़ों के ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मेरे पढ़ाने के साथ साथ मैं जो भी चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी उन्हें अंडरलाइन कर लो बुक में, ताकि आप जब भी रीड करो तो आपका ज़्यादा ध्यान इन सभी चीज़ों पर जाए। और ये जो मैंने आपको 3 कॉलम वाले नोट्स बनाए ये आप रिवाइज करते रहना, ताकि आपको अच्छे से नाम याद आते रहे। इनको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे जो आप एक कॉलम बना सकते हो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, तो आप इतना नाम लिख लो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में। और फिर आप सेकंड एक बनाओ और इसमें लिखो हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब्स टाइम, तो उसमें आप इनका नाम लिखो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझा रहेगा। आप हिस्ट्री की सारी टेक्स्ट बुक्स और सारे चैप्टर्स अच्छे से रीड करते रहना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।